अर्थव्यवस्था के परिवेश में एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं आज के क्लास से, और विषय होगा हमारा आर्थिक के शब्दावली यानी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। सारे विषयों के अपने अपने टर्मिनोलॉजी होते हैं। अर्थशास्त्र भी इस नियम का अपवाद नहीं है, इसलिए इसके भी अपने टर्मिनोलॉजी हैं, अपने शब्दावली हैं। और दूसरे विषयों से इसकी शब्दावली इसलिए भिन्न है कि इस विषय के शब्दावली अपने आप में एक अलग व्याख्या खोजता है, उसकी एक अलग पद्धति है, और उस शब्दावली से अर्थशास्त्र के बहुत सारे तथ्यों का पता चलता है। इस कारण से आर्थिक शब्दावली का अध्ययन अलग से हम लोग करते हैं और इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जब तक आप इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी से, आर्थिक शब्दावली से परिचित नहीं होंगे, तब तक आपको अर्थशास्त्र पर पकड़ नहीं होगी। तो इसलिए अगले कदम के रूप में हम लोग कुछ क्लास चलाएंगे जिसमें महत्वपूर्ण जो आर्थिक शब्दावली है, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के क्लास में कुछ को देखते हैं। उसमें पहला है कि बैंक दर यानी बैंक रेट। तो इसको अगर सीधे शब्दों में कहा जाए कि जो व्यावसायिक बैंक है, जो कमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक जो बैंक है, यह बैंक केंद्रीय बैंक से इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों टर्मिनोलॉजी आप लोग देखेंगे। व्यावसायिक बैंक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमर्शियल बैंक। और केंद्रीय बैंक को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले ये देखें कि व्यावसायिक बैंक होते कौन है। तो शब्द से आप देखते होंगे कि जो व्यवसाय करता है, जो बिजनेस करता है। तो बैंक का बिजनेस क्या है? रुपये का लेन देन। किससे करेगा? तो जनता से करेगा। तो इस तरीके से जितने भी, जैसे स्टेट बैंक समूह में है, एसबीआई में है, इसके अलावा अदर्स जो हैं, दूसरे जो बैंक्स हैं, जैसे अवध कॉमर्शियल बैंक, देना बैंक, या बैंक ऑफ बड़ौदा, या पंजाब नेशनल बैंक, तो ये सब के सब कौन है? तो कमर्शियल बैंक है, व्यावसायिक बैंक है। और सेंट्रल बैंक जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश का वो बैंक जो बैंकों का संचालन करता है, जो पूरी मौद्रिक व्यवस्था का संचालन करता है। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो कौन आता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के परिवेश में। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक जो ऋण देगा यानी लोन देगा, किसको? व्यावसायिक बैंक को, या व्यावसायिक बैंक ऋण लेगा। ये क्या होगा? ऋण देगा। और ये क्या होगा? तो ऋण लेगा। किससे लेगा? तो सेंट्रल बैंक से। तो ये जो ऋण लेने और देने का जो प्रक्रिया है, तो कोई भी बैंकिंग व्यवस्था में ऋणों का जो लेन देन होता है वो बिना लाभ के नहीं होता है। जो देगा उसको कुछ लाभ होना चाहिए। तो इस लाभ को ही हम लोग, जो ऋण पर ब्याज लेगा, कौन ब्याज लेगा? ये लेगा सेंट्रल बैंक। और देगा कौन ब्याज? तो व्यावसायिक बैंक जो है वो देगा। तो इसी ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक दर। माने जिस दर पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार देगा, उसी को जो है हम लोग बैंक दर या बैंक रेट कहते हैं। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो गया छात्रों। इसमें एक चीज है कि ये जो ऋण देगा सेंट्रल बैंक, ये व्यावसायिक बैंक के, कमर्शियल बैंक के कॉमर्शियल जो बैंक होगा उसके प्रतिभूति पर देगा।
वो जितना चाहेगा उतना उसको जो है वो नहीं मिलेगा, उसके सिक्योरिटी पर देगा। बात समझ में आई? उसके पास जितना प्रतिभूति होगा, जितना सिक्योरिटी होगा, उसी अनुपात में उसको जो है लोन देगा। इसके मीनिंग्स क्या हुए कि उसका वो धन, वो कैपिटल जो प्रतिभूति के रूप में वो दिखाया है, वो ब्लॉक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो जिसके वजह से उसको बट्टा अधिक देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। तो इसके पास क्या होगा कि जितना बैंक रेट, यानी ये बैंक दर या बैंक रेट बढ़ा हुआ रहेगा, उसी अनुपात में जो है वो उसके पास पैसे की कमी हो जाएगी। किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। तो इसके वजह से ये क्यों अपनाया जाता है? तो बाजार को नियंत्रित करने के लिए जो रिजर्व बैंक है वो कमर्शियल बैंक को नियंत्रित करती है। इससे अगर बैंक दर को घटा दी तो वो कमर्शियल बैंक के पास पैसा अधिक हो जाएगा, अगर बैंक दर को बढ़ा दी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा। दूसरा, इसको ये भी कह सकते हैं कि दीर्घकालीन ऋण है ये। अगर लॉन्ग टर्म ऋण लेना चाहती है कमर्शियल बैंक तो उसको बैंक दर पे ऋण जो है वो लेना पड़ेगा। क्लियर? संक्षेप में ये समझिए कि जिस दर पर कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक से उधार लेती है उसी दर को हम लोग बैंक दर कहते हैं। और इसमें एक नई चीज क्या जुड़ी हुई है कि उसको उधार असीमित रूप से नहीं मिल सकता है, बल्कि उसको उधार उसकी प्रतिभूतियों के आधार पर, उसकी सिक्योरिटी के आधार पर मिलेगा। यानी जितना का वो गारंटी रखेगा उतना ही का उसको उधार मिलेगा, और जब तक वो गारंटी रखा रहेगा तभी तक उसको उधार मिलता रहेगा। गारंटी अपना वापस ले लेगा, प्रतिभूति वापस ले लेगा तो उसको ऋण यानी उधार नहीं मिलेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब अगला टर्मिनोलॉजी लेते हैं हम लोग, वो है रेपो रेट, रेपो दर। क्या है? रेपो दर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है? तो जहां तक रेपो दर का प्रश्न है, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि ये दीर्घकालीन ऋण ले रहा है बैंक दर के हिसाब से। अब इसके बाद जो व्यावसायिक बैंक है, जो व्यावसायिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो बैंक अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए, अल्पकालीन आवश्यकता हेतु यदि केंद्रीय बैंक से, सेंट्रल बैंक से उधार या ऋण लेती है, यानी लोन लेगी, तो ये लोन जिस दर पर दिया जाएगा, जो इसका रेट होगा, ठीक है ना, तो वही रेट क्या कहलाता है? रेपो रेट या रेपो दर। यहां क्या था, आप देख रहे हैं कि दीर्घकालीन ऋण ले रहा है, तो बैंक को कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके पास जितनी पूंजी है तो वो भी उस पूंजी को लोन दे करके ही उस पर ब्याज लेता है और उससे वो पैसा कमाता है। बैंक को असल लाभ छात्रों आपके पैसा जमा करने और निकालने से नहीं होता है। बैंक को असल लाभ किस चीज से होता है? तो जो लोन देता है, ऋण देता है, उस पर बैंक को जो ब्याज मिलता है उससे होता है। इसके अतिरिक्त बैंक विभिन्न योजनाओं में अपना पैसा लगाए रहती है, उससे भी उसको बहुत फायदा होता है, लेकिन मूल फायदा उसको लोन देने में। तो ऐसा भी होता है कि बैंक के रूल्स हैं कि बैंक आपको लोन दी तो जिस महीने से लोन दी उसी महीने से उसका ब्याज का दर शुरू हो जाएगा। जितना लोन दी उसकी रिकवरी का किस्त वो निर्धारित कर देता है कि आपको 2 साल में लौटाना है, 5 साल में लौटाना है, 10 साल में लौटाना है। उसका ड्यूरेशन क्लियर रहता है, पहले ही शर्त लिखा रहता है,
और इस राशि को प्रति माह कितने दर से आप लौटाइएगा। तो हर लोन में ये चीज लिखा हुआ रहता है, या कह लीजिए कि ये चीज लेने वाले और देने वाले के बीच अनुबंधित रहता है, रजिस्टर्ड रहता है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति लोन लेता है, उसको निर्धारित जो राशि है प्रति माह देना, जिसको ईएमआई कहते हैं, तो वो उसको देना पड़ता है लेते के साथ। अब तर्क के खातिर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 3 महीने तक नहीं देता है अपने ईएमआई को, यानी लिए गए लोन के निर्धारित किश्त को, तो फिर बैंक ये मानती है कि ये पैसा मेरा डूब गया, तो उसको घोषित कर देती है एनपीए, गैर निष्पादित संपत्ति, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स, जिसका अर्थ हुआ कि बैंक ये मान रही है कि अब ये पैसा मेरा नहीं रहा। अब बैंक के पूंजी में उस पैसे को शामिल नहीं क्या करेगी बैंक, अब बैंक उसके लिए रिकवरी के लिए कानूनी दांवपेच लड़ेगी, कानून का सहारा लेगी। तो ऐसे में जैसे ही बैंक एनपीए करती है अपने राशि को, तो क्या होता है, उसके राशि में कमी आती है। तो वो तो एक निर्धारित राशि से व्यापार कर रही थी, व्यवसाय कर रही थी, तो ऐसे परिस्थिति में उसको अल्पकालीन आवश्यकता पड़ती है पैसे की, कि जितना मेरा खजाना था उसमें जो कमी आ गई है वो फुलफिल हो जाए, भर जाए। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक से वो लोन लेती है, तो सेंट्रल बैंक उसको देती है, तो वो जिस दर पर देगी सेंट्रल बैंक, उसको अल्पकालीन लीन, यहाँ पर अल्पकालीन का मतलब हुआ 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, तो वो जिस दर पर देगी वो दर क्या कहलाएगा, रेपो रेट। कोई कंफ्यूजन नहीं। संक्षेप में ये समझिए कि अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए व्यावसायिक बैंक जो केंद्रीय बैंक से ऋण लेती है, और उस ऋण को देने में जो ब्याज दर निर्धारित करता है केंद्रीय बैंक, वही ब्याज दर रेपो रेट, रेपो दर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब अगला टर्मिनोलॉजी है, वो है रिवर्स रेपो रेट। क्या है, रिवर्स रेपो रेट, या रेपो दर कहिए हिंदी में, इसको इंग्लिश में रिवर्स रेपो रेट कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि यदि व्यावसायिक बैंक के पास, जो व्यावसायिक बैंक है, इसके पास अधिक मुद्रा हो गया। अधिक मुद्रा किस कंडीशन में हो सकता है कि अधिक लाभ कमा लिया है ये, तो अधिक मुद्रा होगा, तो ये अधिक मुद्रा बैंक तो रखेगी नहीं, व्यावसायिक बैंक, बैंक के वो क्या करेगी, वो बाजार में दे देगी, नहीं लोन बांट देगी वो। तो अधिक मुद्रा अगर बाजार में चला जाएगा, मतलब वो लोन दे देगी तो बाजार में चला जाएगा, तो बाजार में जाने से क्या इसका परिणाम होगा कि मुद्रा का मूल्य जो है वो गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, मुद्रा का मूल्य अब देखिए कि अगर मुद्रा का मूल्य गिर गया तो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा और फिर वस्तु काफी महंगी हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति एक सीमा तक ठीक है। अगर मुद्रास्फीति 6-7 पे है तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है कुछ हद तक। लेकिन अगर मुद्रास्फीति आपके डबल डिजिट में चला जाएगा, 10-12 हो जाएगा, तो इसका मतलब महंगाई चरम सीमा पर चली जाएगी, और वैसी महंगाई लोगों के क्रय शक्ति पर प्रभाव डालता है, और जब क्रय शक्ति पर प्रभाव डालेगा तो लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, और जब क्रय शक्ति कम हो जाएगी
तो फिर इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा और उत्पादन जो है निरुत्साहित हो जाएगा, इन लोग उत्पादन करेंगे ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अर्थव्यवस्था में एक अनुत्पादन का दुष्चक्र पैदा हो जाएगा, नॉन प्रोडक्शन का, तो अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जैसे ही बाजार में मुद्रा अधिक आ जाए और मुद्रा का मूल्य अगर गिर जाता है, तो इसके निराकरण के लिए, ये मुद्रा का मूल्य जो गिर रहा है, इसके निराकरण के लिए, इसके रेमेडीज हेतु केंद्रीय बैंक क्या करती है? एक उपाय करती है। केंद्रीय बैंक क्या करेगी कि ये बैंक जो है वो व्यावसायिक बैंक से, जो कमर्शियल बैंक है, जो बाजार में मुद्रा को पुल कर रही है, पंप कर रही है, वो व्यावसायिक बैंक से क्या करेगी कि मुद्रा जो है वो ऋण के रूप में लेगी। मुद्रा ऋण के रूप में लेगी। वो ऐसा भी कर सकती थी केंद्रीय बैंक की, तुम पैसा जो है वो मत दो बाजार में, अपने पास रखे रहो, तो उससे बैंक को लॉस होगा। बैंक को तो लाभ तब न है जब वो मुद्रा को ऋण के रूप में दे और लाभ कमाए। तो बैंक को रिजर्व बैंक ये नहीं कह सकती है कि आप अपना ऋण देना बंद कीजिए, इससे मुद्रा बहुत बढ़ गया है बाजार में, मुद्रे का मूल्य गिर रहा है और वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, तो उससे बैंक का भट्टा बैठ जाएगा। तो रिजर्व बैंक ये कहती है कि ठीक है, तुमको अपना मुद्रा का लोन ही देना है ना, तो पब्लिक को नहीं देकर के हम ही को दे दो। तो व्यावसायिक बैंक किसी को लोन देगी, ऋण देगी, ब्याज तो लेगी वो, तो रिजर्व बैंक उसको ब्याज देती है। वो जो मुद्रा लेती है व्यावसायिक बैंकों से, तो उसको जो है वो ब्याज देना पड़ता है। किसको? केंद्रीय बैंक को। तो इसी ब्याज को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए कि रेपो रेट क्या हुआ कि जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को अल्पकालीन लोन ऋण देती है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेती है, और जिस दर पर लेती है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अब इस दोनों में क्या है कि जो रेपो रेट होगा वो रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा, यही प्रश्न आता है। और जो रिवर्स रेपो रेट होगा वो रेपो रेट से क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आई? अर्थात इसको ऐसे आप मान लीजिए कि अगर व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक से अल्पकालीन ऋण लेता है, तो जिस दर पर लेता है उसको रेपो रेट बोलते हैं, और ये रेपो रेट जो होगा वो रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा। मतलब रिजर्व बैंक जो है ज्यादा ब्याज लेगी, लेकिन अगर व्यावसायिक बैंक रिजर्व बैंक को लोन देता है तो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। तो ये रिवर्स रेपो रेट के तहत जो है केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को जो है वो कम ब्याज देगी, कम इंटरेस्ट देगी। अर्थात रिवर्स रेपो रेट से कम रहता है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से अधिक रहता है। एनी कंफ्यूजन? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी कीजिए। चौथा है नकद आरक्षित अनुपात। यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम लोग
CRR के नाम से भी जानते हैं। आइए हम समझते हैं कि क्या है ये। तो इसको थोड़ा गहराई से देखें तो इस ढंग से समझा जा सकता है कि बैंक में जो जनता पैसा जमा करती है, बैंक में क्या करती है, जनता पैसा जमा करती है ना। अब आप तर्क के खातिर मान लीजिए कि बैंक जो है यदि दिवालिया हो जाए, दिवालिया का मतलब कि बैंक करप्ट हो जाए। बैंक करप्ट दिवालिया का अर्थ हुआ कि वो जो पैसा आप जमा किए हैं उसके पास पैसा अब नहीं है, वो पैसा आपको नहीं लौटा सकती है, तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये बैंक करप्ट जब बैंक हो जाए तो जनता के पैसा का, जो जनता का पैसा है उस बैंक में जमा, की वापसी कैसे होगी। बैंक के पास तो पैसा है नहीं, बैंक बोलेगा लो मार लो, जो करना है कर लो, तो मारने पीटने से थोड़ी कोई लाभ होने वाला है। जनता को तो पैसा चाहिए, अगर वो पैसा उसको नहीं मिलेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो ये जो सर्कमस्टांसेस बैंकों में हो सकता है, तो इस वापसी का जो प्रावधान है वो किया गया है। तो वापसी का जो प्रावधान किया गया है, यही प्रावधान जो है वो CRR कहलाता है, कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर से समझिए इसको कि यदि बैंक में जनता पैसा जमा करती है और इसकी वापसी जो है, जो जनता के पास है वो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि बैंक जो है दिवालिया हो गई है, तब उसकी वापसी का प्रावधान क्या है, तो उसी की वापसी का प्रावधान CRR है। कैसे? तो ये CRR जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा, जो सेंट्रल बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक हमारा कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सेंट्रल बैंक तय करती है। कैसे तय करती है? तो जब व्यावसायिक बैंक खुलता है, व्यावसायिक बैंक खुलेगा, तो व्यावसायिक बैंक खुलेगा तो उसकी अपनी पूंजी होगी ना, जो आरंभ करने की पूंजी होगी तो होगी। तो मिनिमम जो पूंजी तय किया गया है वो 5 करोड़ रुपया। क्लियर? अब जिस समय वो खुलेगा तो उस समय नियम यह है कि इसका 3 से लेकर के 15%, कितना, 3 से लेकर के 15% तक जो व्यावसायिक बैंक है, ये इतनी राशि जितना उसका एक न्यूनतम है, कोई 10 करोड़ से भी खोल सकता है, कोई 50 करोड़ से भी खोल सकता है, कोई 1 अरब से भी खोल सकता है। जितना होगा उसका 3 से 15% के बीच में राशि जो है वो केंद्रीय बैंक में जमा करना होगा। केंद्रीय बैंक में किसको जमा करना होगा? व्यावसायिक बैंक को, कमर्शियल बैंक को, CB को। ठीक है, अब ये जो है 3 से 15%, ये तय करता है, कौन तय करता है? सेंट्रल बैंक तय करता है, CB तय करता है। तो कभी ये 4% तय करेगा, कभी ये 4.5% तय करेगा, कभी 5% भी तय कर सकता है, जो भी है। यानी जितना ये तय किया उसने, उसकी जो मूल पूंजी है बैंक की, उसमें से उतना प्रतिशत रिजर्व बैंक में जमा रहेगा।
अब ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो वो जो पैसा उसका जमा है, मान लिया 5% जमा है, 15% जमा है या 3% जमा है, कुछ भी जमा है, तो वो राशि कभी भी वो कमर्शियल बैंक इस्तेमाल नहीं करेगा। वो राशि कौन इस्तेमाल करेगा? आरबीआई इस्तेमाल करेगा। वेरी गुड। तो आरबीआई जब इस्तेमाल करेगा तो उससे उसको लाभ भी तो होगा। उस लाभ का कमर्शियल बैंक भागीदार नहीं होगा। वो लाभ पूरा पूरा सीबी के पास, सेंट्रल बैंक के पास रहेगा। इसका मतलब हुआ कि ये 3 से 15% तो जो राशि उस व्यवसायिक बैंक का है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो राशि धीरे धीरे करके बहुत बड़ी राशि बन जाती है। वैसी परिस्थिति में जब बैंक रप्ट होता है वो बैंक, व्यवसायिक बैंक, तो उसके जो ग्राहक होते हैं उनका पैसा नहीं डूबेगा। वो पैसा सेंट्रल बैंक सीबी जो है वो खाताधारियों को वापस कर देगा, जितना जितना उसके खाता में पैसा। तो इस प्रकार से व्यवसायिक बैंकों पर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो लाद करके रिजर्व बैंक क्या काम करती है, तो जनता के जमा पैसे पर प्रतिभूति देती है, गारंटी देती है कि आप सरकारी बैंकों में पैसा बिना सोच समझ के जमा कीजिए। यदि किसी कारणवश वो बैंक अगर दिवालिया हो जाती है तो आप घबराइए नहीं, वो सब पैसा हम देंगे आपको। तो इसीलिए लोग जो है सरकारी बैंकों में, या सरकारी क्या कोई प्राइवेट बैंक भी बनेगा तो उसको उस पर भी सीआरआर के नियम लागू होंगे। तो किसी भी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो सरकार का जो संस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपके बैंक का, वो आपके पैसे की गारंटी लेता है। और वो गारंटी जिस ग्राउंड पर लेता है वो ग्राउंड, वो आधार क्या है, तो नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए अगला टर्मिनोलॉजी हम लोग लेते हैं और वो है वैधानिक तरलता अनुपात। क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। इसको इंग्लिश से बोलेंगे स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो। ठीक है। तो ये क्या है कि जो व्यावसायिक बैंक है वो अपने कुल जमा का, जितना उसके पास कुल संपत्ति है, ठीक है, उसमें से स्वर्ण और नगद प्लस स्वर्ण मतलब सोना प्लस विदेशी मुद्रा, इस रूप में आरक्षित रखती है। और ये आरक्षण 24% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इस आरक्षित रखने का कारण क्या है? कि जनता को पैसा की वापसी। तो सरकार वैधानिक तरलता अनुपात लागू करती है व्यावसायिक बैंकों पर। वो किस लिए?
कि एक तो सीआरआर वो खुद रख लेती है 3 से 15% तक। यही नहीं है, बल्कि बैंक को ये कहती है आपके पास जितनी संपत्ति है तो उस संपत्ति में से मैक्सिमम 24% दर तय करेगी रिजर्व बैंक। दर तय करती है 21%, 22%, 20%, जो भी वो तय की 24 के अंदर ही तय करेगी। तो उतना संपत्ति का उतना प्रतिशत राशि या तो नगद रूप में या सोने के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में बैंक अपने पास रखी रहेगी, वो रिजर्व बैंक में जमा नहीं होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि यदि 1 करोड़ रुपया बैंक के पास है तो 1 करोड़ रुपया में 24 करोड़ रुपया के अंदर 24 लाख रुपया के अंदर बैंक उस राशि को कभी भी लोन पर नहीं दे सकती। 24% राशि जो है वो जितना तय होगा, अगर सरकार 21% तय करेगी एसएलआर तो 21% रखेगी, 20 करेगी तो 20% रखेगी, उतना जो है वो राशि उसको अपने पास रखना पड़ेगा। अब मान लिया बाजार में कमी आ गई मुद्रा की, तो वही रिजर्व बैंक क्या करेगा कि एसएलआर को घटा देगा। मान लिया 24 रखे हुए बोलेगा कि 21 रखिए आप, तब जो 3% राशि बची, मान लिया 1 करोड़ में कितना हो गया 3 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपया वो बाजार में अब दे सकती है। तो उससे बाजार में क्या होगा कि पैसा बढ़ जाएगा, जो पैसा घटा हुआ था। तो जिस प्रकार से जनता के पैसे को सुरक्षित रखने का उपाय सीआरआर के द्वारा किया गया है, उसी तरीके से जनता के पैसे को सुरक्षित रखने का उपाय एसएलआर के द्वारा किया गया। फर्क यह है कि सीआरआर में कैश रिजर्व रेशियो में धन जो है रिजर्व बैंक में जमा रहता है, एसएलआर में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट में धन उसी बैंक के पास जमा रहता है, वो किसी दूसरे बैंक के पास नहीं जाता है। तो ये छात्रों सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंसेस है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए अगला जो हम लोग देखेंगे वो बचत बैंक दर। क्या देखेंगे? बचत बैंक। इसका इंग्लिश क्या होगा? सेविंग बैंक रेट। तो ये तो मेरे ख्याल से आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हम क्या बोलने वाले हैं। तो बचत बैंक दर क्या है? तो जो व्यक्ति अपना जो है जनता बैंकों में जो पैसा जमा करती है, पैसा जमा करती है ना, तो ये जो जमा करती है तो इस पर बैंक जो है ब्याज देता है। क्या देता है? बैंक किसको ब्याज देगा? जनता को, जिसका पैसा जमा है। क्या देगा? ब्याज देगा। तो ये ब्याज जिस दर पर देगा, जिस रेट पर देगा, जो उसका रेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बचत बैंक दर। ठीक है? तो हर बैंक का अलग अलग दर होता है। जितने कमर्शियल बैंक है उसके एक रेट आपको नहीं मिलेंगे। कोई 4% देगा, कोई 2% देगा, कोई 3% देगा। और ये दर जो है देगा वो वार्षिक देगा, और 6-6 महीने के बाद जो है आप देखिएगा कि आपका जितना पैसा जमा है, तो आप अगर अपडेट करने जाइएगा अपना अकाउंट, तो उसमें कुछ राशि जो है वो बढ़ी हुई आपको मिलेगी। तो वही बैंक दर जो ब्याज दे रही है आपको, तो वही बचत बैंक दर के आधार पर आपकी राशि बढ़ जाती है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए अगला टॉपिक जो है, ये टर्मिनोलॉजी जो है वो जमा दर। सातवां क्या है? जमा दर, यानी डिपॉजिट रेट। तो ये क्या है कि जनता जो है वो बहुत बार ऐसा होता है कि सावधि
सावधि का मतलब हुआ टर्म, समझे? यानी एक फिक्स पीरियड के लिए जनता पैसा जमा करती है, जिसको आप ठेठ भाषा में बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट। मतलब हम 5 साल के लिए जमा कर दिया, 10 साल के लिए जमा कर दिया, 2 साल के लिए जमा कर दिया, और उस राशि को आप नहीं निकाल सकते। जो बचत खाता होता है उसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन जो सावधि जमा है, टर्म डिपॉजिट है, वो पैसा जितने टर्म के लिए, जितने समय के लिए आपने जमा किया है बैंक में, वो उसी के बाद मिलेगा। और उसका फिक्सेशन पहले हो जाता है कि इतने समय के लिए जो आपने जमा किया है, इस पर कितना ब्याज आपको मिलेगा। तो वो जो तय होता है कि कितना ब्याज मिलेगा, उसी ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं? जमा दर, डिपॉजिट रेट। कोई कंफ्यूजन? अब अगला टर्मिनोलॉजी जो आपको पढ़ना है 8वें नंबर का, वो है प्रमुख उधारी दर। 8वां क्या है? प्रमुख उधारी दर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम रेंडिंग रेट। यानी PLR। ये क्या है छात्रों? तो अब देखिए, आमतौर पे बैंक दर फिक्स रहता है, सावधि जमा दर फिक्स रहता है सबों के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक का जो है, कोई ग्राहक उसका प्रिय ग्राहक होता है, ठीक है ना? यहां पर बैंक का प्रिय ग्राहक का अर्थ क्या है? कि उसका शक्ल सूरत अच्छा हो, लंबा चौड़ा हो, अच्छा कपड़ा पहन के जाता हो, अच्छे ढंग से बात करता हो, रसगुल्ला लेकर जाता हो। आपके लिए तो प्रिय सब वही व्यक्ति होगा, लेकिन बैंक के लिए प्रिय ग्राहक ये नहीं है। बैंक के लिए प्रिय ग्राहक ये है कि ऐसा ग्राहक जिसका जमा बहुत अधिक हो, पैसा का लेन देन वो बहुत करता हो, और पैसा के लेन देन के करने में कभी गड़बड़ी नहीं किया हो। जो ऋण लिया है उसका किस्त वो समय से जमा कर दिया हो, वसूल कर दिया हो। यानी उसका कारोबार जो बैंक के साथ है, अच्छे धनराशि का है और अच्छे व्यवहार का है। अच्छा व्यवहार का मतलब क्या? कि ली गई राशि को उसने वापस कर दिया। तो ऐसा ग्राहक जो है वो उस बैंक का प्रिय ग्राहक होता है। तो जब बैंक के पास राशि अधिक आती है तो बैंक तो लोन देती है, तो वो चाहती ये है कि हम ऐसे लोगों को लोन दें जिसमें रिस्क कम हो, यानी गारंटी हो पूरी बात की कि वो हमको वापस कर ही देगा। तो बैंक के पास ऐसा लोग कौन होगा? जो पूर्व के व्यवहार के साथ जो है उससे अच्छा लेन देन किया हो। तो वही प्रिय ग्राहक को बैंक ऑफर करती है कि आपको और लोन चाहिए तो हम आपको और लोन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो PLR होगा, प्राइम लेंडिंग रेट पर देगा, तो वो बचत दर से और जमा दर से कम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, बचत जमा, जैसे लोन का दर मान लिया जाए कोई बैंक रखे हुए है 12%, कि आप किसी बैंक से 12% पैसा, तो 12% आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो जो ये उसका दुलरुआ ग्राहक होगा, उसको बोलेगा आपसे 12% नहीं लेंगे, हम आपको 8% पर दे देते हैं। ना हम 8 भी नहीं देंगे भाई, हम 7 देंगे, 6 देंगे। अच्छा ठीक है, ले लीजिए आप। तो बैंक अपने निम्न दर पर उसको लोन क्यों देती है? इसलिए देती है कि उसको पैसा वापस हो जाने का उम्मीद रहता है, डूबने का उम्मीद नहीं रहता है। तो जब बैंकों के पास अधिक राशि हो जाती है और जोखिम बैंक नहीं उठाना चाहता है बाजार में,
तो अपने प्रिय ग्राहकों को कम दर पर जो धनराशि, कम ब्याज दर पर जो धनराशि उपलब्ध कराता है, तो उसी कम ब्याज दर को हम लोग क्या बोलते हैं? PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। क्लियर? तो ये बैंकिंग से संबंधित या बैंक को नियंत्रित करने से संबंधित या बैंक के नीतियों से संबंधित कुछ शब्दावली थी। हम समझते हैं कि आप सारे के सारे शब्दावली समझ गए। अगले क्लास में हम जब मिलेंगे तो किसी दूसरे शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।